For the purpose of this act, the expression supply includes all form of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agree to be made for a consideration by a person in the course and furtherance of business. मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डेफिनेशन में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या बोला है, सप्लाई। सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की डेफिनेशन पता है आप लोगों को, सप्लाई का डेफिनेशन पता है, सर्विस का डेफिनेशन पता है, बिजनेस क्या होता है उसका डेफिनेशन पता है, पर्सन का भी पता है, कंसीडरेशन का भी पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इन पांचों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट इसके एक्सेप्शन हमें बताया गया शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 2 में एंड शेड्यूल 3 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डबल ए जो क्लॉज है, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर। इंडिविजुअल छोड़ दो, कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन और वाइस वर्सा। और मेंबर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर को दे रहा है। जैसे सोसाइटी नॉर्मली इसमें कवर किया गया है, सोसाइटी होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड करके अपने लोगों को दे देना या पे करना उसके बिहाफ पे, फिर पिकनिक भी उसी पैसे से पिकनिक भी अरेंज कराना, उसी पैसे से सोसाइटी के काम धाम भी करा लेना। तो उस चीजों को उन्होंने कवरेज दी गई है, ठीक है। लोग अपने अपने क्या करते थे, ग्रुप बना करके अपने इस मेंबर्स को बेनिफिट देने की कोशिश करते थे, तो उस चीजों को यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आता है बी पॉइंट, सेक्शन 7 क्लॉज 1 पॉइंट बी, ठीक है। सेक्शन 1 सॉरी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ऐसे पढ़ते हैं सेक्शन को, ठीक है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट किया है बाहर से जहां पे आपने कंसिडरेशन दिया है फॉर इन वेदर और नॉट इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए करो या ना करो, अगर आपने कंसिडरेशन दिया है रिपोर्ट ऑफ सर्विस है, देन यू हैव टू पे जीएसटी। देन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 में उन्होंने बताया कि कंसिडरेशन हो या ना हो, दैट इज अ सप्लाई। एग्जांपल्स थे, याद है कि डायरेक्टर से कहने पे या बिजनेस के एसेट्स को आपने दफना दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी कर दिया, बट उसमें कंसिडरेशन हो या ना हो और आपने आईटी से लिया, फिर यू हैव टू पे टैक्सेस, दैट इज सप्लाई एंड टैक्स पे किया जाएगा। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो जैसे इनवॉइस बाहर वाली पार्टी देगी जो आउट ऑफ इंडिया है, तो सर अगर वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्या? गुड क्वेश्चन आरसीएम। इन्होंने अभी ये बोला है कि ये सप्लाई है, जी सर। ये नहीं बोले टैक्स कहाँ लगेगा। टैक्स लगता है सेक्शन 9 में, और सेक्शन 9 ने साफ साफ बोला हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी लगेगा, ठीक है। अभी तो ये कह रहे सप्लाई है, ठीक है, डन। देन द पॉइंट सी क्या कहता है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में पता कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, प्योर एजेंट वाला भी था, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, डायरेक्टर ने अगर किसी को अपनी फिक्स एसेट्स मतलब बिजनेस एसेट्स को अगर आपने सेल किया, ट्रांसफर किया, कंसिडरेशन हो या ना हो, अगर आपने डिस्पोज ऑफ भी कर दिया तो भी वो क्या था, हमारा सप्लाई था, ठीक है। देन अब आता है, अब आप पढ़ेंगे हम सब सेक्शन 2, notwithstanding anything contained in subsection 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है उसमें मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कि सेक्शन 1 में जो लिखा है उससे मतलब नहीं है। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 सच, और भी पढ़ो, सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as public authority as may be notified by the central government on the recommendation of the council shall be treated as neither supply of goods or nor supply of the services। इमाम वहां से हाथ हटा लो। क्लॉज 2 कहता है सप्लाई का, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर जो एक्टिविटीज हमने शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई कर दिया और गवर्नमेंट चाहे अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, नोटिफाइड करेगी, वो हमारा ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा।
तो शेड्यूल थर्ड में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें क्या था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, कोर्ट जो जज थे उनकी सर्विसेज थी, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किसी पर्सन को कोई राइट मिला हो, मतलब कहीं भी एम्प्लॉय लगा तो उसकी सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आपका क्या था, जो अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो होते हैं सर्विसेज, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जो लॉटरी बिनिंग्स है, 1 करोड़ कौन बनेगा करोड़पति, 7 करोड़ जीत के आ गए, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है जी, फ्लैट 30%। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ सबसेक्शन 3 पे। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ subsection 1, 1A and 2. The government may, on the recommendation of council, specify by notification the transaction that are to be treated as supply of services, supply of goods and not as supply of services, or supply of services and not as supply of goods. Schedule 2. ठीक है, शेड्यूल 2 में उन्होंने बताया था ना कि अगर आपने कोई कार ट्रांसफर कर दिया यूज करने के लिए तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर आपने बेच दिया, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे बिल्डिंग को यूज करने के लिए दिया, वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सीधा सीधा बिल्डिंग उठा के बेच दी, उठा के नहीं बेच दी, तो क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स। बट बिल्डिंग इज इमोबल प्रॉपर्टी, तो वो इसमें कवर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने दिया था कि अगर आपने कोई भी बिल्डिंग बेची है, ठीक है, और उस या बिल्डिंग बनाई है, उससे पहले अगर 1 भी रुपया आपने एडवांस में ले लिया है, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा, और वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑफ सर्विस। अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए किसी को बोला है, कॉन्ट्रैक्टर को बोला और 1 रुपया भी पहले दे दिया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो सप्लाई ऑफ वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बना जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज है, पहले के जमाने में बिफोर 2017, मतलब पहले के जमाने में, ये नहीं कि फिर 2000 उधर चले जाओ पीछे जाके, राम जी वाले में नहीं, राम जी वाले में नहीं, पहले के जमाने इन द सेंस 2017 से पहले जो रेस्टोरेंट वाला था उसको 70% गुड्स था, 30% सर्विस था। तो सेल्स टैक्स वाले भी मजे ले रहे थे, सर्विस टैक्स वाले मजे ले रहे थे, मतलब बैट वाले और सर्विस। तो अब जीएसटी में उसको क्या बोला गया कि भाई ये केवल और केवल क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, एचएस इनकोड सर्विस वाला लगाओ, टैक्स रेट सर्विस वाला लगाओ। ठीक है, वैसे भी रेस्टोरेंट में 5% लगता है और 18% लगता है अगर आईटी से लेना है तो, बट उतना आईटी से होता नहीं उनके पास, प्रॉफिट मार्जिन इतना है, मोर देन 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है रेस्टोरेंट बिजनेस में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेक्शन 7 समाप्त हुआ। यस, लगता है ना, जो आपने टी शर्ट पे टीके से अकेडमी के लोगो छापा है, उसके पैसे लोगे या नहीं लोगे, तो क्या उसको जीएसटी लगाओगे? अगर आप रजिस्टर्ड हो तो रुपए 1 से, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, आई मीन जब 20 लाख क्रॉस कर दोगे तो 20 लाख के ऊपर, मतलब 20 लाख जब रजिस्ट्रेशन होगा उस पर जीएसटी लग जाएगा। और अगर कोई मतलब मतलब सोसाइटी टाइप की मेंटेनेंस लेती है तो उस पर भी जीएसटी लगता है। देखो वही ये क्लॉज ऊपर आया है ना, ऊपर वाला, अगर वो रजिस्टर्ड है अपने आप को, जो ऊपर जो क्लॉज दिखाया है ना, अभी डबल ए पढ़ो, क्लॉज डबल ए, द एक्टिविटीज सर ऑफ। इसमें वही वही अप्लाई होगा ना, जैसे अगर हम उसी स्टेट में करवाते हैं तो स्टेट जीएसटी लगेगा, और अदर स्टेट में कराते हैं उसी जीएसटी लगेगा। नहीं देखो, आपका जो भी रेट है, अगर आप देखेंगे अभी, आप लोगों को जो भी जीएसटी के रेट है ना, रेट में आधा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अब वो वाला कहानी नहीं है, जैसे अगर मान लो किसी का रेट 12% है ना, तो 12 में से 6 जाता है स्टेट के पास और 12 में से 6 जाता है, 7 जाता, सॉरी 6 जाता है सेंट्रल। सेंट्रल आप गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आधा आधा बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट वाली क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, जी सर। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में ये डेफिनेशन होता है आपका, पहले सुनो। आपका क्वेश्चन था इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का सवाल है, ठीक है। जी सर।